Good evening, friends. Good evening, everyone. Good evening, my champions. फिलहाल मैंने रिलेशन एंड फंक्शंस प्लेलिस्ट में रिलेशंस 1 करके एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लास्ट हिस्सा जो कि आपके बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, उस वीडियो के लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था और ये दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी डिस्कस करूंगा। माय फ्रेंड्स, मैं इस दो मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को डील करने से पहले मैं ना एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखिए, फिर अपन आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन ऑन एन लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए बी belongs to R implies if implies A equals to UB for some U belongs to N. Prove that this is an symmetric and anti-symmetric हुआ, ठीक है? यहाँ anti-symmetric relation on N here N is a set of natural number. अभी आ रहा हूँ मैं कुछ देर के बाद इस क्वेश्चन पे। फिलहाल मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूसरा कर रहा हूँ, ठीक है? आप इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ए, आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। ए relation is called irreflexive if it is not a reflexive relation. बी में दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, a relation is not symmetric then it is called asymmetric relation. A relation is not symmetric then it is called asymmetric relation. Then it is called asymmetric relation. Then it is called asymmetric relation, ठीक है? If identity relation on set A is subset of a relation on that set, then it is called reflexive relation. If identity relation on a set A is subset of
then it is called reflexive relation. Then it is called reflexive relation. मैंने तीन स्टेटमेंट लिखा है, आपको ये बताना है इसमें कौन सही है कौन गलत है। Are you all with my friends? Answer the question. A relation is called reflexive if it is not a irreflexive if it is not a reflexive relation. A relation is called irreflexive if it is not a reflexive relation. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? कदापि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए? किसी भी सेट पे जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो सबसेट होनी चाहिए उस आर का। ये बोलता है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये कंडीशन क्या बोलता है? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और आई ए इंटरसेक्शन आर अगर नल आ गया तो ये बोलते हैं रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा तो हम कैसे बोलते हैं वो इररिफ्लेक्सिव होगा? और ऐसा हमने देखा है इसमें कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है जरूरी नहीं है कि वो इररिफ्लेक्सिव हो जाए। बिकॉज देखिए I1 हमने ये सेट पे I1 डिफाइन करा था, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है रिलेशन जो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव हो, ठीक है। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। और हम आते हैं दूसरा पे। ए रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक देन इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक नहीं है तो क्या वो एसिमेट्रिक हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, एंटीसिमेट्रिक भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक बोलता है ए बी अगर है तो बी ए भी होनी चाहिए, और एसिमेट्रिक बोलता है कि ए बी है तो बी ए ये नहीं होना चाहिए। मतलब ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ रहा है कुछ? अगर ए बी है और बी ए है और ए इक्वल्स टू बी ए है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक हो सकता है एंटी सिमेट्रिक हो जाए, इसलिए ये भी गलत है। इफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ रिलेशन ऑन दैट सेट देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये डेफिनेशन ही लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का स्टेटमेंट ही लिखा हुआ था। माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन ने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। अब थोड़े अच्छे लेवल दो क्वेश्चंस जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको डील करते हैं। इससे पहले इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब ना हमें चार ऑप्शन, हमारे पास तीन ऑप्शन है। ये रिफ्लेक्सिव है, बी में क्या सिमेट्रिक है, सी में क्या ये ट्रांजिटिव है, डी में नोटा नन ऑफ द अबव। तो मैं इसका आंसर कर रहा हूं
ध्यान से देखिए आप लोग। लास्ट में इस ऑप्शन को भी लिख देंगे, जो करेक्ट है वहां पे सेंड मार देंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर। हमारे पास है ए बी बिलोंग्स टू आर implies and reverse implies a squared plus b is even। ठीक है, a squared plus b is even। ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर ये हमारे पास दिया हुआ है a squared plus b is even, तभी a b belongs to r होगा। हम जानते हैं इवन का स्क्वायर क्या होता है, इवन ई वी ई एन, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन देता है, ये तो हम जानते हैं। इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। तो हम कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट उठा लिए ए। ठीक है, ए का स्क्वायर, ए मान लीजिए कुछ देर के लिए इवन है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी इवन होगा प्लस ए इवन है, उसका स्क्वायर भी इवन, उसका सम भी इवन आ गया। मतलब अगर हम कोई एक ऐसा नंबर चुन रहे हैं जो खुद में इवन है, तो इवन नंबर जो है, इवन नंबर मतलब कोई जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन होगा, फिर उसके नंबर से ऐड करेंगे तो भी इवन होगा। मतलब ये अलाउ कर रहा है a comma a implies a comma a belongs to r। और हम जानते हैं कि अगर a comma a belongs to r करता है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, एंड hence it is रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट डाउन कीजिए। एक यहाँ ना थोड़ा केस फॉर में डिफाइन कर लूं, यहाँ ये थोड़ा कंजर्वेटिव आंसर हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल में करूं, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूं, यहाँ तो मैं ये बोल दे रहा हूं कि एक क्या है, इवन है, ये तो ऑड भी हो सकता है। तो मान लीजिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऑड के लिए भी ऐसे हो जाएगा, ए ऑफ ए प्लस वन, ए ऑफ ए प्लस वन। ठीक है, अब देखो अगर ए इवन है, अगर ए इवन है तो ये क्या होगा, ऑड, ए प्लस वन ऑड होगा। ठीक है, और ए अगर ऑड है तो ए प्लस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन हो जाएगा, और इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज ऑलवेज even, a square plus a is always even either a is odd or even। अब a स्क्वायर प्लस a हमेशा इवन है, implies a स्क्वायर प्लस a belongs to R, implies a comma a belongs to R, hence reflex। अब ये ना पूरा कंप्लीट हो गया।
अब ये आंसर पूरे पूरे कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अब ये रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर मान लो यहाँ ऑप्शन रिफ्लेक्सिव का होता तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नोट डाउन करो। पहला वाला जो लिखा था वो भी सही था, लेकिन वो सिर्फ इवन मान के मैंने करके दिखाया आपको। अगर ऑड होगा तो भी ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। ऐसा नहीं कि ऑड होगा तो, क्योंकि जेड पे हम डिफाइन कर रहे हैं ना भाई। जेड में तो क्या है, ए भी है, मतलब इवन इंटीजर भी है और ऑड इंटीजर भी है। हमें तो दोनों केस को दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है इंप्लाइज रिवर्स इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी इज इवन। ठीक है, इवन। तब ए स्क्वायर प्लस बी इज इवन, तो केस एक केस ऐसा भी हो सकता है ए स्क्वायर एंड बी आर इवन। एक केस ऐसा भी हो सकता है, और एक केस हो सकता है ए स्क्वायर एंड बी आर ऑड। माय फ्रेंड्स, फोकस ऑन बोर्ड। ए स्क्वायर एंड बी या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तभी ए स्क्वायर प्लस बी क्या होगा, इवन होगा। तो ए स्क्वायर एंड बी, अच्छा एक चीज देखो, मान लो ए स्क्वायर एंड बी आर इवन है। हमने क्या बोला, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमें ये दे रहा है। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब बी कॉमा ए उस वक्त आर से बिलोंग कर रहा है। अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास ये डेफिनेशन दिया हुआ है। हमने जेड से कोई भी दो जेड क्रॉस जेड से एलिमेंट उठाया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, डिफाइंड है ए स्क्वायर प्लस बी इज इवन। अब केस एक है ए स्क्वायर एंड बी आर इवन। ठीक है, ए स्क्वायर और बी एंड आर इवन, तो ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू इवन। ठीक है, ए प्लस बी, प्लस इसको ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर एंड बी आर इवन। ठीक है, इंप्लाइज ए एंड बी आर इवन। मतलब अगर ए कोई इंटीजर है, अगर ए इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन है। किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर इवन है तो उसका पेरेंट इंटीजर भी इवन ही होगा। मतलब ए स्क्वायर अगर यहाँ इवन है तो ए भी इवन होगा। इंप्लाइज बी एंड ए आर इवन। ए एंड बी इवन है या बी एंड ए ऐसे लिख दो, दोनों के अंदर तो है नहीं। इंप्लाइज बी चूंकि इवन है तो बी स्क्वायर भी इवन होगा, बी स्क्वायर एंड ए आर इवन। अब बी स्क्वायर एंड ए आर इवन है, implies b square plus a is even। अब चूंकि b square plus a even है, implies b comma a belongs to R। Are you all understanding my friends? केस वन तो तुम्हारा कुछ ये हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर। मतलब यहाँ अब एक केस वन के अनुसार तो ये सिमेट्रिक है। अब केस टू देखते हैं, ए स्क्वायर एंड बी आर ऑड, मतलब ए स्क्वायर एंड बी आर ऑड। ठीक है, इंप्लाइज ए एंड बी आर
ऑड। ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, ठीक है। अगर कोई किसी इंटीजर का स्क्वायर ऑड है, इसका मतलब पेरेंट इंटीजर भी ऑड रहा होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना। क्या बोला मैंने कि ए अगर बिलोंग्स करता है ऑड इंटीजर से, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ऑड इंटीजर। या हमें दिया हुआ है जेड स्क्वायर बिलोंग्स टू ऑड, तो ये इंप्लाई करेगा जेड बिलोंग्स टू ऑड, ठीक है। तो ए ऑड होगा तो ए का स्क्वायर भी ऑड होगा, या ए स्क्वायर ऑड है जिसका मतलब ए भी ऑड होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं। ए एंड बी आर ऑड। अब ए एंड बी आर ऑड तो बी एंड ए आर ऑड, ये भी लिख सकते हैं आर ऑड। बी एंड ए आर ऑड है तो बी स्क्वायर एंड ए आर ऑड implies b squared plus a is odd, और यहां से आ गया implies b comma a belongs to r। a comma b belongs to r हमें बता रहा है b comma a belongs to r, a comma b belongs to r हमें बता रहा है b comma a belongs to r। दोनों केस में इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो अगर सिमेट्रिक ऑप्शन होता सिमेट्रिक ऑप्शन होता तो ऑप्शन ये भी सही हो जाता है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब हम दिखाने जा रहे हैं रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन है इसलिए यहाँ ए लिख देते हैं, ये एक एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन बी का, ऑप्शन सी को लिखूंगा मैं ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन सी का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेट कर लेते हैं, लेट a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a square plus b, a square plus b and b squared plus c are both even। both even even ठीक है। then a square plus b and b square plus c are both even। ab belongs to r and bc belongs to r, then a square plus b and b square plus c are both even। ठीक है, ठीक है। अब a square plus b and b square plus c are both even है, ठीक है। a square plus b and b square plus c क्या है, इवन है। मतलब a स्क्वायर प्लस b प्लस में b स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू क्या है, इवन। सम ऑफ टू इवन इवन देगा। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 2m, वेयर m बिलोंग्स टू z। ठीक है, a स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 2m
माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अब बी स्क्वायर प्लस बी है, देखो हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर चुका है, ए स्क्वायर प्लस ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए जो है, ए चाहे ऑड हो चाहे ए इवन हो, ए स्क्वायर प्लस ए हमेशा इवन होगा। ए स्क्वायर प्लस ए इज ऑलवेज इवन, आइदर ए इज ऑड और इवन। उसको प्रूफ मैंने यहां से किया है, ए ऑफ ए प्लस वन, तो ए जब ऑड रहा होगा तो ए प्लस वन इवन हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें इवन दे देगा। ए जब इवन रहा होगा तो ए प्लस वन ऑड रहा होगा, तो फिर इवन ऑड का मल्टीप्लीकेशन फिर से इवन, तो बी स्क्वायर प्लस बी हमेशा इवन है। 2m, m क्या है? इंटीजर, इंटीजर का मल्टीपल तो हमेशा इंटीजर होता है, उसमें 2 एक फैक्टर है, तो वो इवन होगा ही होगा, तो 2m हमेशा इवन है। 2m में से इवन को घटा रहे हैं, इवन में से इवन घटाएंगे तो हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज a square plus c is even। अब a square plus c is even implies a comma c belongs to R। Are you understanding, my friends? Look on board, observe what I have done। ये ट्रांजिटिव का जो मैंने एक्सप्लेनेशन करा है, उसमें ध्यान से देखिए मैंने क्या करा है। देखिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज कर रहा है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव रिलेशन, यहाँ पे नोटा लगा हुआ था, नोटा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही हो जाएंगे। तीन, ये एक्चुअली तीनों है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल का काम करेगा, एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको अभी, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वहां एक काम है, इसको रब नहीं करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। माय फ्रेंड्स, आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो इसका आंसर करते हैं। हमें इसमें बोल दिया है कि एंटीसिमेट्रिक दिखाना है, ठीक है। देखो ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा हूँ, उसको आपस आप ऑब्जर्व करते रहो। ऑन एन, पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हमने रिलेशन को डिफाइन करा है, इसको ऐसे लिखते हैं, हमने या आई हैव defined relation on set of natural number n। हमने डिफाइन करा है रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। तब n पर रिलेशन डिफाइन कर, जब सेट a पर रिलेशन डिफाइन करा तो मैंने क्या बोला था, r जो सबसेट होगा a क्रॉस a का, मतलब r जो है किसका सबसेट होने जा रहा है यहाँ पे, n क्रॉस n का, n क्रॉस n का। r किसका सबसेट होने जा रहा है माय फ्रेंड्स, n क्रॉस n का। ओके, आर यू ऑल विद मी? और हम ये देख रहे हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू r जो है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies a equals to ub, ठीक है, a equals to ub
फॉर सम u बिलोंग्स टू n, फॉर ab belongs to r, for some u belongs to n। हमें प्रूफ करना क्या है, ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन n है, ठीक है। अच्छा देखो, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a इक्वल्स टू u b है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमें क्या दिखाना है, एंटी सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होता है, a कॉमा b, हमारे पास a कॉमा b बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r implies a इक्वल्स टू b। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोलते हैं, रिलेशन एंटी सिमेट्रिक। तो हम आते हैं, देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, तो डेफिनेशन से क्या हम बोल सकते हैं, a इक्वल्स टू u1b, where u1 बिलोंग्स टू n है, और a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू r, ये हमें दे देगा b इक्वल्स टू u2a, where u2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। दोनों इक्वेशन को देख रहे हो, इसका नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं, इसका नाम इक्वेशन 2 रख देते हैं, ठीक है। अब और कुछ नहीं, हमें u1 और u2 के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर हम u1 को 1 और u2 को 1 प्रूफ कर दें, u1 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू 1, तो हमें ये आ जाएगा a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू a। तो हम ये बोल देंगे कि रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, b इक्वल्स टू u2 एक जगह पे डाल देते हैं u1b। माय फ्रेंड्स, this implies b minus u2 u1 b इक्वल्स टू 0। कुछ बस मैथ्स है ये, b को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस u2 u1, दिस इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई, चूंकि a b क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो a b सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो b तो कभी बराबर नहीं हो सकता है 0 का, ठीक है। तो 0 कौन होगा, 1 माइनस u2 u1, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस u2 u1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज
u1 u2 इक्वल्स टू 1। अब u1 u2 इक्वल्स टू 1 है और u1 और u2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 1 है। ये तभी हो सकता है जब दोनों नेचुरल नंबर 1 हो, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मैं सेट थ्योरी में पढ़ाया हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में या सेट ऑफ इंटीजर में डिवीजन तभी डिफाइंड होता है जब डिविडेंड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डिविजर हो या डिविडेंड जीरो हो जाए। डिविडेंड जीरो नहीं हो सकता बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिवीजन तभी पॉसिबल है जब डिविडेंड इंटीग्रल मल्टीपल हो डिविजर का। देखो u1 और u2 1 है तो 1 क्या u1 1 को डिवाइड, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा है जो 1 को डिवाइड कर दे एक्सेप्ट 1 नहीं है। तो u1 और u2 क्या होना पड़ेगा यहाँ पे u1 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर ये रियल नंबर होता है तो हम बोल देते हैं u1 और u2 एक दूसरे का इनवर्स है, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर में ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि डिविजर को डिविडेंड का डिविडेंड को डिविजर का इंटीग्रल मल्टीपल होना पड़े। ये रेस्ट्रिक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये रेस्ट्रिक्शंस है। ध्यान से सुनो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ क्लियर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एंड सेट ऑफ इंटीजर्स में ये रेस्ट्रिक्शंस है, डिवीजन तभी पॉसिबल है, तभी एडमिसिबल है जब डिविडेंड डिविजर के इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, इसलिए इसमें डिवीजन अलाउड ही नहीं, इनवर्स की बात ही नहीं कर सकते। तो u1 और u2 1 तभी हो सकता है जब u1 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू 1 हो, और u1 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू 1 होगा। तो अब यहां से आ गया हमारे पास दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू b, ये इंप्लाइज कर रहा है b इक्वल्स टू a, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर। ये जो है ये हमें क्या दे देगा, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई कर रहा है ए इक्वल्स टू बी, और हमने इसे प्रूफ कर दिया, इसी को हमने प्रूफ कर दिया इसमें। ठीक है, इसी का ये प्रूफ है, ये जो देख रहे हो इसका ये प्रूफ है। ठीक है, सेट थ्योरी के जो प्लेलिस्ट है उस सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में अभी तक मैं 2 वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं, उसमें आप जाना। तो सेकेंड वाले लेक्चर में मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दोनों पढ़ाया है और सेट ऑफ इंटीजर्स में डिवीजन को डिफाइन करा है। फिर वहां पे मैंने एक ax इक्वल्स टू b लेके सॉल्यूशंस को समझाया कि सेट ऑफ इंटीजर में इसका सॉल्यूशन किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा पानी और पी लें हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिवीजन तभी डिफाइंड होगा जब डिविडेंड डिविजन का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। पहले मैं इस साइड को रब करूंगा बिकॉज अभी मैं इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को। उसमें ये वाला जो है क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन से एग्जांपल के थ्रू काम करेगा।
अब हेडिंग डालते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हेडिंग डालते हैं इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसमें रिलेशन आर ऑन सेट ए रिलेशन R on set A, relation R on set A is said to be an equivalence relation. Equivalence relation, said to be an equivalence relation if it is पहला reflexive relation, reflexive relation, reflexive relation, B में symmetric relation, symmetric relation, C में transitive relation। ठीक है, मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, देखो मैथमेटिकली इस चीज को लिखेंगे हम A, A belongs to R for all A belongs to A, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। फिर इसको लिखेंगे A, B belongs to R implies B, A belongs to R for all A, B belongs to A, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा A, B belongs to R and B, C belongs to R, ये implies कर रहा है A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का कुछ एग्जांपल कराएं, देखता हूं अगर मेरे पास कुछ एग्जांपल होंगे। एक तो जैसे तुम देख रहे हो on Z we define a relation R as AB belongs to R implies and reverse implies A square plus B is even। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन है? बिकॉज ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, जिसको मैंने ये प्रूफ करा है। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, जो ऑप्शन बी के एक्सप्लेनेशन में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। ये वाली एक्सप्लेनेशन, ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें ये बता रहा है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव।
और ये वाली एक्सप्लेनेशन मुझे ये बता रहा है कि रिलेशन इज सिमेट्रिक, और ये वाली एक्सप्लेनेशन ये बता रहा है कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और कोई एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं सोचता हूँ, अगर मेरे पास मिल गया एक्विवेलेंस रिलेशन का कोई एग्जांपल तो मैं और करा दूंगा। एक एग्जांपल तो होना ही चाहिए, नहीं? दो एग्जांपल करा रहा हूँ, काफी अच्छा वाला एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि लेट क्वेश्चन let A be the set of all triangles in a plane. Let R be the relation in A. Let R be the relation in A. Defined as X is Y if and only if X is congruent to Y. Congruent to Y, and X belongs to A. X belongs to A है and Y belongs to A है। My friends, क्वेश्चन है कि हमने एक प्लेन में जो ट्रायंगल्स है उसका एक सेट उठाया है, ठीक है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन है। Let A be the set of all triangles in a plane. Let R be the relation in A. Let A be the set of all triangles in a plane. Let R be the relation in A defined as X related Y if and only if X is congruent to Y. X belongs to A and Y belongs to A. ठीक है, हमारे पास पहले इस सेट को लिखोगे। सेट क्या है? X। सेट A को सेट मिलर फॉर्म में लिखिए, X A equals to X such that X is a triangle.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब रिलेशन ऑन ए मीन्स आर क्या होगा, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में हमने क्या देखा, रिलेशन इन ए डिफाइंड एज एक्स रिलेटेड वाई एक्स इज कन्ग्रुएंट टू वाई। अच्छा बताओ, हर एक ट्रायंगल, मान लेते हैं इसका कोई एक ट्रायंगल एक्स हमने उठाया, एक्स बिलोंग्स टू ए है। हम जानते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज रिलेशन क्या बोल रहा है कि एक्स जो है कन्ग्रुएंट होगी वाई की, ठीक है। तो हर एक ट्रायंगल खुद का तो कन्ग्रुएंट होगा ही होगा, हर एक ट्रायंगल खुद का कन्ग्रुएंट भी होता है और हर एक ट्रायंगल खुद का सिमिलर भी होता है, ठीक है। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये हमें क्या दे देगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू a, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अच्छा देखो, हम बोल रहे हैं x कॉमा y बिलोंग्स टू a है, मतलब a क्रॉस a। x कॉमा तो a क्रॉस a से बिलोंग करेगा ही करेगा, मतलब x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, x कॉमा y बिलोंग्स टू r है। तब x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, जहां x भी a का मेंबर है और y भी a का मेंबर है। तो x कॉमा y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, x इज कन्ग्रुएंट टू y। तो x अगर y पे कन्ग्रुएंट होगा तो भाई y भी x पे कन्ग्रुएंट होगा। कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल है, मान लो ये a b c, दूसरा ट्रायंगल है p q r। अब कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ये पी क्यू आर को अगर एबीसी पे रख देंगे तो पूरा अच्छे से ढक दे। इसके लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी 9th में पढ़े हुए, SAS, ASA, डिफरेंट टाइप्स ऑफ SSS, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे क्लास 9th में। इसको बोलते हैं कन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टीज। दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा मतलब वो एक दूसरे को ढक दे, ठीक है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये इंप्लाइज एंड रिवर्स इंप्लाइज, मतलब ये इंप्लाई कर रहा है y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक हुआ, बिकॉज कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे पे कन्ग्रुएंट होता है। x इज कन्ग्रुएंट टू y, ये इस बात का अपने आप में प्रमाण देता है y इज कन्ग्रुएंट टू x। अगर ट्रायंगल अल्फा, अगर ट्रायंगल बीटा पे कन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल बीटा भी ट्रायंगल ए पे कन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अच्छा एक बताओ, अगर एक ट्रायंगल है, अब मान लेते हैं x कॉमा y बिलोंग्स टू r है एंड y कॉमा z ये भी बिलोंग्स टू r है, मतलब x इज कन्ग्रुएंट टू y है और y कन्ग्रुएंट है z का, तो क्या x z कन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब बताओ तुम, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं कुछ देर के लिए STU है। तब ABC अगर PQR पे कन्ग्रुएंट है और PQR STU पे कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो STU है वो PQR पे भी कन्ग्रुएंट है और ये ABC पे भी कन्ग्रुएंट है। क्यों भाई, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, उस पर दूसरा ट्रायंगल, फिर उस पर तीसरा ट्रायंगल, इस 1 2 3 ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन लेने की बात नहीं है। और इसके वजह से ये ट्रांजिटिव भी हो जाएंगे, इंप्लाइज XZ बिलोंग्स टू R, बिकॉज कोई तीन ट्रायंगल में पहला दूसरा का कन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरा का, तो पहला तीसरा का होगा ही होगा, इजीली अंडरस्टूड है ये चीज। ये ट्रायंगल इस पे डाले कन्ग्रुएंट हो गया, अब इसको उठा के तुम इस पे डाल दो कन्ग्रुएंट हो गया, देखा मतलब ये इसका कन्ग्रुएंट रहा होगा। कन्ग्रुएंट का मतलब क्या था, पूरा का पूरा ढक ले, कहीं कुछ दिखना नहीं चाहिए, एंड हेंस दिस इज ट्रांजिटिव। इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव। और इस प्रकार ट्रांजिटिव रिलेशन, और इस प्रकार ये रिलेशन ऑफ कन्ग्रुएंसीज, अगर हम किसी एक उस सेट पे डिफाइन कर रहे हैं जो सेट एक प्लेन के सारे ट्रायंगल्स को रख रहा है, उस पे अगर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं
कन्ग्रुएंस का, तो वो कन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने दो एग्जांपल देखे, ये भी एग्जांपल देख लिया, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन का है। ऑन जेड वी डिफाइन रिलेशन आर एज ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी इवेंट, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, लेट आर बी द relation in A defined as x related y if and only if x is congruent to y, x belongs to A and y belongs to A। ठीक है, इस प्रकार हम ने खात्मा कर दिया इसका। ठीक है, आर यू ऑल विद मी माय फ्रेंड्स? ओके, ऑल राइट, मैं रब करने जा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दूं, बताओ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि इक्विवेलेंस रिलेशन आपकी और आपको मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी है और अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, एक्चुअली नंबर थ्योरी में इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाता हूँ, वहां पे मैं लीनियर कन्वर्जेंस को एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पे फिलहाल रिलेशन है, सेट थ्योरी में पूरा डिटेल में, नंबर थ्योरी में पूरा डिटेल में इस चीज को पढ़ाते हैं हम। नंबर थ्योरी का लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा नंबर थ्योरी के प्लेलिस्ट में डिटेल मिल जाएगा, पर अभी भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई इशू की बात नहीं है। क्वेश्चन है, let I be the set of integers, let I be the set of integers, let us define a relation R
in I such that x, y holds if and x minus y is divisible by 5 is divisible by 5 divisible by 5 x belongs to I and y belongs to I, that is, let r equals to x comma y such that x belongs to I and y belongs to I, and x minus y is divisible by 5. X belongs to I and y belongs to I, and x minus y is divisible by 5. ठीक है, आंसर कर दो इस क्वेश्चन को। देखो, let I be the set of integers. Let us define a relation R in I such that x related to y holds if and only if x minus y is divisible by 5. ठीक है, हमने हमारे एक्चुअली क्वेश्चंस में यही तक डालता। ठीक है, ये चीज उसने डाल दिया, ये आपको क्वेश्चंस को आसान कर दिया। ये अपना काम होता है इसको ऐसे मैथमेटिकली डिफाइन करना। R इक्वल्स टू क्वेश्चंस में दे ही दिया x, y such that x belongs to I and y belongs to I and x minus y is divisible by 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं इंटीजर है, कोई भी इंटीजर उठा लो, कोई भी इंटीजर मान लेते हैं लेट, या ऐसे लिख लेते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू I। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इज इट ट्रू और फॉल्स? अच्छा, अब देखो, फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ? a और a इंटीजर से मिलना चाहिए, हमने a का ही इंटीजर उठाया है, a और x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, मतलब a माइनस a इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या a माइनस a इज divisible by 5 for all a belongs to I? Because a माइनस a क्या होगा? 0। 0 तो हर एक इंटीजर से डिविजिबल है, तो भाई 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। अब कोई भी इंटीजर उठा लो तो खुद का डिफरेंस होगा, खुद से उसका डिफरेंस 0 होगा, वो तो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है।
अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कुछ देर के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसका नाम रख देते हैं टू और यहां लिखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ? ए भी आई से होगा, बी आई से होगा, ठीक है, और ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, मतलब ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या है? 5k है, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। ए माइनस बी अगर 5k है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? इंप्लाइज माइनस के ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस के 5k। कोई दिक्कत नहीं। implies b minus a equals to minus 5k implies 5 divides b minus a। जब ये ऐसा साइन, ऐसा लंबवत साइन रहे ना, ऐसा साइन ऐसे लिखा हो a b, इसको पढ़ते हैं a डिवाइड्स b। ये a डिविजर है और b डिविडेंड है, ठीक है। जब भी ऐसा साइन देखिएगा तो हम लोग क्या पढ़िएगा? इसको आप लोग a डिवाइड्स b। जैसे a ऐसा लंबा साइन देके b माइनस a लिख दिया, इसका मतलब a डिवाइड्स b माइनस a, मतलब 5 डिवाइड्स b माइनस a। 5 वर्टिकल लाइन b माइनस a, इसको पढ़ते हैं 5 डिवाइड्स b माइनस a। इस प्रकार से ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। रिलेशन। अच्छा, अब देखो हमारे पास है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हम बोल रहे हैं इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब क्या ये ट्रू है? इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रू है कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर कुछ तीसरा, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे में लिखते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए माइनस बी इक्वल्स टू 5k1 और बी सी बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब बी माइनस सी इक्वल्स टू 5k2, ठीक है। अब क्या करते हैं? दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? b प्लस 5k1 एंड c इक्वल्स टू b माइनस 5k2, ठीक है। तो a इक्वल्स टू b प्लस 5k1 एंड c इक्वल्स टू b माइनस 5k2, ठीक है। तो a माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज a माइनस सी इक्वल्स टू b प्लस के 5k1 माइनस के b माइनस 5k2 implies a माइनस सी इक्वल्स टू, इसको खोलेंगे तो b माइनस बी चला जाएगा, तो 5k माइनस माइनस प्लस 5k2, यहां से आ गया 5 ऑफ k1 प्लस k2। तो देखो implies a माइनस सी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। दिस implies 5 डिवाइड्स a माइनस के c, और इस प्रकार a जो है a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। बिकॉज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर की क्या कंडीशन है कि a माइनस सी क्या होनी चाहिए? 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, जिसको मैंने प्रूफ कर दिया कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, और उसका प्रूफ एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे में लिख दिया। तो इस प्रकार से ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। ये ट्रांजिटिव रिलेशन
माय फ्रेंड्स, आर यू ऑल विद मी? तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, और इस प्रकार से ये दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार से हेंस डिफाइंड relation is an equivalence relation। equivalence relation, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब ना ये अपने आप में ना एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, पर अपने ये एग्जांपल का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर 3 में मैं आपको कन्ग्रुएंसेस का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां कन्ग्रुएंसेस का टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये इसका काम आएगा अभी इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज में। इसे थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तो जगह नहीं है, यहीं पे लिखना पड़ेगा, फिर इसको मिटाऊंगा फटाक से, ठीक है। एक स्टार पॉइंट लिखिए। यहाँ मैंने 2 इंटीजर ले, ठीक है, एक्स वाई 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम इसको इन जनरल करते हैं, ठीक है। वहां 5 के बदला m ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। एन इंटीजर ए एन इंटीजर ए is said to be congruent, and integer a is said to be congruent to b, an integer a is said to be congruent to another integer b modulo a positive integer, modulo a fixed positive integer, fixed positive integer m, fixed positive integer m, fixed positive integer m integer m if यहाँ ना बी स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। ये स्मॉल में बी लिखा हुआ है और इन्वर्टेड में डाल देते हैं, और ये भी इंटीजर m, ये भी इन्वर्टेड में m। if a minus b is divisible by a minus b is divisible by m, divisible by m। इसी चीज को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k, इफ ये बोलो या ये बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं हो, जो लिखने जा रहा हूं ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इफ there exist an
integer, if there exists an integer k such that a minus b equals to mk. ठीक है, यहां जो लिखा हुआ हूं, एन इंटीजर a इज सेड टू बी कन्ग्रुएंट टू अनदर इंटीजर b मॉडुलो ए फिक्स इन पॉजिटिव इंटीजर m, उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन लिखा हूं मैं, कलर थोड़ी चेंज कर लूं। इस स्टेटमेंट में जो रेड वाली पार्ट है ना, रेड बॉक्स में जो पार्ट को मैंने घेरा है, उसको लिखते हैं मैथमेटिक्स के भाषा में ये, उसको मैथमेटिक्स की भाषा में क्या लिखते हैं, दिस a is congruent to b mod m, an integer a is said to be congruent to another integer b modulo a fixed positive integer m if a minus b is divisible by m, if there exists an integer k such that a minus b equals to mk, उसको a is congruent to b mod m। आज की बात ये है, हमें ये लिखना है, स्टार पॉइंट देखिए, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन, इसको कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो भी बोलते हैं, रेसिड्यू क्लासेज मॉड्यूलो एम भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों बात बराबर ही है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम बोलो या रेसिड्यू क्लासेज मॉड्यूलो एम बोलो, कोई अंतर नहीं है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन congruence modulo relation is an equivalence relation, ये क्या है, एक equivalence relation। congruence modulo relation is an equivalence relation, congruence modulo relation is an equivalence relation। congruence modulo कैसे डिफाइन होता है, समझ गए, A is congruent to B mod m, इसको और बोलते हैं, और इसको और थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूं। A is congruent to B mod m में इसका मतलब होता है, जब आप A को B से डिवाइड करेंगे तो R1 रिमाइंडर आएगा, मान लो, तो उसको क्या लिखेंगे, मतलब A को अगर M से डिवाइड करेंगे तो R1 रिमाइंडर होगा, तो B को भी M से डिवाइड करेंगे तो R1 ही रिमाइंडर आएगा। इसको बोलते हैं when A and B are divided, when A and B are divided by M, when A and B are divided by M, then when A and B are divided by M and give same remainder, यहाँ पे पॉजिटिव m लिख दो, पॉजिटिव m, ये रेस्ट्रिक्ट, यहाँ जो m है ना, ये पॉजिटिव होना निश्चित है, लिखा हुआ है ना, मॉडुलो ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, ये साइन कॉन्ग्रुएंट का, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, यहाँ m जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये निश्चित है, ये पॉजिटिव ही होगा, इसके अलावा ये ना ही जीरो हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है, ये इसको, ये पॉजिटिव होना है, और ये और ए और बी जो है ना यहाँ पे, ये पूरे जेड में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ए और बी होना चाहिए, एन इंटीजर ए है, मतलब इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी है,
लेकिन m जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। गिव सेम रिमाइंडर when a and b are divided by positive m and give same remainder, तब के बाद क्या लिखेंगे, एज कन्वर्ट टू बी मॉड m। ठीक है, हो गया इसका लफड़ा। अभी इसी को हम पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और इसकी पोस्टमार्टम होगी। अभी मैं आपको पैकेट ऑफ इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको पैकेट ऑफ इंटीजर का कॉन्सेप्ट दूंगा। क्या परत है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो एकदम ये ना बिलियन डॉलर स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ, बिलियन डॉलर स्टेटमेंट। बिलियन डॉलर स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, बिलियन डॉलर स्टेटमेंट। ये सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, सब बिलियन डॉलर स्टेटमेंट है। उसमें से एक ये भी बिलियन डॉलर स्टेटमेंट है जो मैं लिखूंगा। क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से, एकदम ध्यान से। Equivalence relation, equivalence relation, equivalence relation on a set, splits the set, splits the set into disjoint equivalence classes. Disjoint equivalence class. Disjoint equivalence class। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आया है इक्विवेलेंस क्लास। यहाँ पे वर्ड आ गया इक्विवेलेंस क्लास। तो थोड़ा आपको मैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में समझा दूं क्या होता है। जब भी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, तो अब जिस सेट पे वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है, वो रिलेशन डिफाइंड था, वो अब ये रिलेशन उस सेट को डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में तोड़ देगा, स्प्लिट करेगा। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में समझते हैं। ये भी बिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट सब है। ये सब जेई के फील्ड में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ बिकॉज मैं यूजुअली 9 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ। और मेरा बच्चा क्यों, मतलब 20 मिनट पहले वो जेई मेन का पेपर करके आता है, जेई एडवांस को फोड़ देता। मैं आपको करूंगा क्वेश्चन सब जेई एडवांस का, अब यूं हवा में उड़ा दूंगा। अभी तो ये सब तो बच्चा वाला चीज है, ये सब जेई एडवांस नहीं पूछ रहा है अभी। मतलब इस बार जेई मेन में 2 क्वेश्चन आए थे काउंटिंग ऑफ रिलेशंस पे, मैं कराऊंगा क्वेश्चन। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे अभी अप्रोच ले रहा है जेई अभी इसके तरफ। मैं ना बच्चे को सोचने की तरीका ही बदल देता हूँ। ठीक है, वो आम स्टूडेंट की तरह नहीं सोचता है जब वो मेरे से पढ़ता है। तो इक्विवेलेंस क्लास
equivalence class, equivalence class, equivalence class. Let A be a non-empty set. Let A be a non-empty set. Let A be a non-empty set, and let R be an equivalence relation in A, and let and R be an equivalence relation let R be an equivalence relation on A. Set and let R be an equivalence relation on A. Further, let A be an arbitrary element of A. Arbitrary element arbitrary element. Let A be a non-empty set and let R be an equivalence relation on A. Further, let A be an arbitrary element of A. The element X belongs to A. The element X belongs to A, satisfying X constitute a subset A constitute उसको भी लिखते हैं ऐसे X related ये होगा ना constitute a subset AA. Constitute a subset AA. Constitute a subset AA of A. A called an equivalence class of A. Class of A with respect to R. With respect to R. Yeah, R stands for relation. ठीक है इसी में ऐसे लिखते हैं यहाँ जो अपना AA है
मतलब ऐसे लिखते हैं, वी शैल डिनोट, we shall denote this equivalence class, we shall denote this equivalence class we shall denote this equivalence class, we shall denote this equivalence class by AA or by सबसे फेमस नोटेशन ये है, ठीक है, और बाय ए बार, ठीक है, ए बार, ठीक है। दूसरी चीज अब हम ये लिखते हैं ए बार या ए या दो बिग क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है इसका एलिमेंट कैसा दिखता है, यहाँ लिखता हूं मैं ए बोल लो और ए पे बार लगा दो और बड़ी क्वेश्चन में घेर दो। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, सेट बिल्डर फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करता है x such that x belongs to a and x belongs to a and x comma a to r, that is x is related to नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड माय फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए, टाइम दूंगा कितना बचा हुआ, ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स करा देते हैं, नहीं तो आज का लेक्चर जो है ना बस यहीं पे क्लोज कर दो, या कुछ एक दो पॉइंट और लिखा के कल हम ना इसको और डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। कल इसको थोड़ा डिटेल दिया, इसको आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर कल से पार्टीशन शुरू करेंगे, ठीक है। आज इसको खत्म ही कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड माय फ्रेंड, थोड़ा स्पीड चलते हैं, ठीक है, 15-20 मिनट में है, 15-20 मिनट और लेके मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो $1 बिलियन स्टेटमेंट है, मैं फ्रेंड सबको एकदम दिमाग में चाप दियो, एकदम मतलब एकदम रगड़ दो, ठीक है। जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो ये सब दिमाग से जगनी चाहिए, अच्छा सर ने क्लास में ये बोला था, अच्छा ये बोला था सर ने। एग्जाम्पल कर रहा हूं, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज करा रहा हूं, ठीक है। मैंने जो बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट स्प्लिट्स द सेट इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है वो मैंने करके दिखा दिया। अब मैं ना
इस स्टेटमेंट पे एक धांसू एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है, एकदम आपके सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देगा, ठीक है। पहला एग्जांपल में क्या है, लेट अस, रेड पेन से लिखते हैं, ठीक है। Let us determine the equivalence classes in the set I of all integers. In set I of integers with respect to the equivalence relation with respect to the equivalence relation equivalence relation congruence modulo congruence modulo relation congruence modulo. Let us determine the equivalence classes in set I of all integers with respect to the equivalence relation congruence modulo, ठीक है। अब एग्जांपल हम इसमें उठा लेते हैं, स्पेशली कलर चेंज करके एकदम पूरा एकदम मस्त मजा आ जाएगा। एकदम बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ, पैकेट ऑफ इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कैसे हमने पूरे इंटीजर्स को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके रखे रहते हैं। नंबर थेरिस्ट जो हैकर सब होता है ना, वो नंबर थेरिस्ट होता है वो कन्वर्जेंस मॉडल, ठीक है। मान लेते हैं हम, यहाँ था ना, लेट अस डिटरमाइन द इक्विवेलेंस क्लासेस इन सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू द इक्विवेलेंस रिलेशन कन्वर्जेंस मॉडुलो। यहाँ लिख लेते हैं, हमने 5 का एग्जांपल करा था ना, 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस मॉडुलो ए पॉजिटिव इंटीजर 5। Are you all with my friends? Focus on board. इसमें सबसे पहला आता है इंटीजर्स congruent to 0 modulo 5. Integers congruent to 0 modulo 5, congruent to 0 modulo 5, integers congruent to 0 modulo 5. Let us determine the equivalence classes. So integers congruent to 0 modulo 5 will constitute equivalence class I0. Yeah, will form equivalence class, equivalence class I नोट, ठीक है।
इसमें हमने क्या बोला, अब ए है, मतलब हमने जो आई को कैसे नोट करते हैं, तो ए यहाँ ए क्या है, जीरो, हम जीरो, तो आई जीरो, ठीक है, आई जीरो, या इसको क्या लिख सकते हैं, और जीरो बार, और बड़ी पोस्ट में से जीरो करो। लेट इक्विवेलेंस क्लास किसको बोलते हैं, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, further let A be an arbitrary element of A, the element X belongs to A saying X related R constitute a subset AA, और A call equivalence class of A with respect to R, यहाँ पे R क्या है, equivalence relation है, ठीक है। तो IA हमने जीरो के रिस्पेक्ट में equivalence class निकालना है, ठीक है, तो I जीरो और ये दिस इज इक्वल्स टू, कैसे लिखा है देखो, जैसे यहाँ लिखा वैसे लिख दो, वो सारे आई में आई का एलिमेंट आई ही उठा लेते हैं, ठीक है, आई सच दैट, ये आई में जेड एलिमेंट उठा लेते हैं, जेड बिलोंग्स टू आई है सेट ऑफ इंटीजर सच दैट जेड बिलोंग्स टू आई एंड जेड कॉमा ए, मतलब जेड कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसी को क्या लिखेंगे हम, अपना जेड कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर, आर क्या है यहाँ पे, कन्वर्जेंस मॉडुलो 5 है, रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है कन्वर्जेंस मॉडुलो पॉजिटिव इंटीजर 5, इसी को बोलते हैं हम पैकेट ऑफ इंटीजर्स आई जीरो, इसी को बोलते हैं PACKE पैकेट ऑफ, इसको मैं और समझाऊंगा थोड़ा, एक मिनट इसको लिखने दो, इंटीजर्स, पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 5K, ठीक है। अब दूसरे कलर से लिखेंगे, दूसरा बोलना, दूसरा लिखने से पहले मैं थोड़ा इसको समझाता हूं कि मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं। देखो अब क्या हुआ कि पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 5K, अब पूरे इंटीजर में से जो 5 के मल्टीपल है ना, पूरे इंटीजर में से जो 5 का मल्टीपल है, पूरे इंटीजर में से जो 5 का मल्टीपल है, उसको जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या देगा, जीरो, और यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं, रिमाइंडर लिखना है मुझे, तो अब इसमें ना वो सारे इंटीजर्स इस सेट में, ये आई नोट, ये वो सेट है, इसमें वो सारे इंटीजर्स हैं जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 5K। अब मान लेते हैं 5 0 1 इंटीजर्स, अब वो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस का ना अभी मतलब पता चलेगा, ये जो लिखा हुआ है डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, ये अब क्लियर होगा तुमको। इंटीजर्स congruent to integers congruent to 1 modulo 5 will form equivalence class I1 इसको लिखेंगे हम I1 इक्वल्स टू जेड
such that z belongs to I and z, 1 belongs to R। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 5k + 1। बिकॉज यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि हमें उस इंटीजर में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। जब 0 आएगा रिमाइंडर तब के बार में रेसिड्यू क्लासेज वो हो जाएगा। जब 1 आएगा तो रेसिड्यू क्लासेज कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, या इस पैकेट ऑफ इंटीजर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, या इसको तुम ऐसे भी लिख लो I1 लिखो, या और 1 को ऐसे भी लिख सकते हो और 1 पे बार लगा लो। ठीक है, ये पहला था। थोड़ा इसको ऐसे दूर दूर लेंगे। ये है, एक वो था, एक ये है। पहला वाला था पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 5k, जब जब रिमाइंडर क्या देगा वो 0। दूसरा पैकेट है 5k + 1। तीसरा पैकेट लिखते हैं, देखो तीसरा पैकेट integers congruent to 2 modulo 5 will form क्लास I2। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम? या तो 2 पे बार दे दो और 2 को ऐसे ब्रैकेट में घेर दो और I2 लिखो। शेड्यूलर फॉर्म में कैसे लिखा पड़ेगा? Z such that Z belongs to I and Z, 2 belongs to R। ये हो जाएगा पैकेट ऑफ इंटीजर, पैकेट ऑफ इंटीजर ऑफ फॉर्म 5k + 2। 5k + 2। ठीक है माय फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड। ये तो हो गया 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। इंटीजर्स congruent to integers congruent to 3 modulo 5 will form
will form equivalence class. Equivalence class I3. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 3 पे बार लगा दो या बड़ी पोस्ट में से 3 लिख दो और I3 दिखता कैसा है? दिखता है कुछ ऐसा, Z belongs to I and Z, 3 belongs to R. ये पैकेट of integers, पैकेट of form 5k plus 3. ठीक है, इंटीजर्स कन्ग्रुएंट टू 3. अब आते हैं इंटीजर्स कन्ग्रुएंट टू 4. इंटीजर्स ग्रीन चलता नहीं, किसी से लिखते हैं. इंटीजर्स congruent to 4 modulo 5 will form equivalence class. Equivalence class I4. ठीक है, I4. अब I4 दिखता कैसे? या तो 4 पे बार लगा लो और 4 को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, या और I4 लिखो. कोई अंतर नहीं. दिस इज इक्वल्स टू Z such that Z belongs to I and Z belongs to R. A packet of integers. Packet of integers. Packet of integers of form 5k plus 4 है. Of form 5k plus 4 है. ठीक है. अब रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो 5 या कन्वर्जेंस क्लास मॉड्यूलो 5 दोनों सेम वर्ड, सेम स्टेटमेंट है. हमने एक रिलेशन डिफाइन करा सेट ऑफ इंटीजर पे, उस रिलेशन का नाम है कन्वर्जेंस मॉड्यूलो अ पॉजिटिव इंटीजर 5. उसी को बोल सकते हैं हम रेसिड्यू क्लासेस अ पॉजिटिव इंटीजर 5. रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 बोलो या कन्वर्जेंस मॉड्यूलो पॉजिटिव इंटीजर 5 बोलो, दोनों सेम बात है. दोनों ऑपरेट